ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फेम 1 और फेम 2 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्कीम है? आपके ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण, बी एथनॉल इकोनॉमी के विकास से संबंधित, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने से संबंधित, या फिर डी इलेक्ट्रिकल वाहनों के विकास से संबंधित। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया गया। टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवोल्ट मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शित किए और पिछले कुछ वर्षों के दौरान अर्जित प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन के दायरे में वृद्धि के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने तथा सरकार की नीतियों के अनुरूप फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को घटाने की भारतीय सेना की पहल की सराहना की और फेम 1 तथा फेम 2 की सरकारी नीति ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को भरपूर बढ़ावा दिया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। डेविड मालपास निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एशियाई विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व व्यापार संगठन, या फिर डी वर्ल्ड बैंक। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष हैं और हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने विभिन्न मुद्दों, कोविड-19 महामारी से भारत की निरंतर रिकवरी, विश्व अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारत पर रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव, अर्थव्यवस्था और डब्ल्यूबीजी की भूमिका, एकल उधारकर्ता सीमा और अन्य देशों से गारंटी की संभावना की तलाश, भारत की G20 अध्यक्षता और भारत में विश्व बैंक का नेतृत्व आदि पर विचार विमर्श के लिए वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। भारतीय वित्त मंत्री का कहना था कि भारत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और गति शक्ति कार्यक्रम के निवेश में फंडिंग के लिए विश्व बैंक के निरंतर समर्थन के प्रति आशान्वित है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने जागरूकता शुभंकर प्रकृति को लॉन्च किया है, जो संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ए वनों की आग से निपटने के लिए, बी वन्य जीवों की तस्करी से निपटने के लिए, सी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या फिर डी जल संरक्षण के लिए। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए छोटे बदलावों के बारे में जनता के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने, जिससे बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में स्थायी रूप से उसको अपनाया जा सकता है, इसके संदर्भ में एक शुभंकर प्रकृति नाम से लॉन्च किया। और इसके साथ साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न हरित पहलों का शुभारंभ किया गया है। भारत सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और वायु प्रदूषण से भी जुड़ा हुआ है और इस लिहाज से ऐसी पहल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। पूर्वोत्तर राज्यों में इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कहां एक अतिरिक्त 10 GBps अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोरेह, बी तवांग, सी अगरतला, या फिर डी दीमापुर। इसका उत्तर है सी, यानी अगरतला। मेघालय और देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च गुणवत्ता और उच्च गति वाले इंटरनेट तक लोगों की पहुंच सुलभ कराने के लिए BSNL ने 21 अप्रैल को कॉक्स बाजार, बांग्लादेश के माध्यम से अगरतला में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अतिरिक्त 10 GBps अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की शुरुआत की है। हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंच सुलभ हो जाने से पूर्वोत्तर राज्यों में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सॉफ्टवेयर पार्क और हाई स्पीड डेटा सेंटर स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे विभिन्न ई सेवाओं जैसे कि ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग इत्यादि तक नागरिकों की पहुंच संभव हो सकेगी, जिससे वे काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इससे इन राज्यों में कुल रोजगार और पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में सुमन के बेरी को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री, बी IMF का मुख्य अर्थशास्त्री, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष या फिर डी नीति आयोग का नया वाइस प्रेसिडेंट। इसका उत्तर है डी। नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार ने कैबिनेट के अपॉइंटमेंट्स कमेटी के समक्ष हाल ही में अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है और इसके चलते देश के नीति आयोग को अब उसका नया वाइस प्रेसिडेंट मिल गया है। सुमन के बेरी को यह दायित्व दिया गया है। सुमन बेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर चुके हैं और वे देश के आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और वह यूपीए के सत्ताकाल के दौरान प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में सदस्य भी थे और साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी सदस्य रह चुके हैं। वह वॉशिंगटन डीसी में एशिया प्रोग्राम ऑफ द वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स में ग्लोबल फेलो रह चुके हैं और इसके साथ ही वो ब्रुसेल्स के इकोनॉमिक थिंक टैंक ब्रुएगल में नॉन रेजिडेंट फेलो हैं और यह थिंक टैंक एक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और सुमन बेरी मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के ग्लोबल फेलो भी हैं। 2012 से 2016 तक वे नीदरलैंड के हेग स्थित ग्लोबल एनर्जी कंपनी शेल इंटरनेशनल के चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर भी रहे और उसके बोर्ड और रॉयल डच शेल को वैश्विक आर्थिक राजनीतिक मामलों में सलाह देते रहे। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।